हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण, समाज और संस्कृति। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए और आगे आने वाले बहुत एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस पेपर कोड से रिलेटेड अभी तक, तो आप कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। इस पर सिंपली जा सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपली आप जाकर आपको जिस भी पेपर कोड का चाहिए वो आप पेपर कोड टाइप कर सकते हैं, जैसे BGDG 172। इससे रिलेटेड आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सोल्व गेस्ट पेपर हो जाएगा, इसमें असाइनमेंट हो जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा और ये सर्च होकर आगे आपके सामने आ जाएगा और आप यहाँ से सिंपली बाय नाउ से क्लिक करके या ये पेपर कोड आपसे मंगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9580023321, इन पर सिंपली हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपके पास ये डायरेक्टली डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आज का सेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पेपर कोड था, जैसे बताया, जेंडर संवेदीकरण, समाज और संस्कृति। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या जाएगा, जेंडर का ताना बाना समाज में ही बुना जाता है, उक्त कथन की चर्चा कीजिए उचित उदाहरण देते हुए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि ये आखिरकार ये जेंडर का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर एक होता है लिंग। लिंग जो होता है ये किस तरह से रिलेटेड होता है, रिंग यानी जो कि बच्चा जो होता है वो बचपन से कैसे पैदा हो रहा है, मतलब या वो पुरुष है महिला है, उसके आधार पर। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर का मतलब यहाँ पर इससे है कि उसको समाज किस प्रकार से बताता है कि आपको आपका समाज में क्या रोल रहेगा, क्या आपको कार्य करना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, ये जेंडर के अंतर्गत आता है। तो हम इसको पूरा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर का ताना बाना समाज में ही बुना जाता है। ठीक है, जेंडर, ये कथन इस सच्चाई को स्पष्ट करता है कि जेंडर केवल जैविक अंतर नहीं है, बल्कि ये कैसा है, ये एक सामाजिक निर्माण है। यहाँ पर आपको गौर करना है कि जेंडर क्या है, ये एक सामाजिक निर्माण है। हम जेंडर का डायरेक्ट उस लिंग से मतलब नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर एक सामाजिक मतलब निकाल रहे हैं। समाज ये तय करता है कि स्त्री पुरुष या अन्य जेंडर से जुड़े व्यक्ति कैसे व्यवहार करें, क्या पहने, कौन सा काम करे, उनसे क्या अपेक्षाएं हो। इस प्रकार जेंडर की पहचान, भूमिका और व्यवहार समाज द्वारा धीरे धीरे गढ़े जाते हैं। तो जेंडर की जो पहचान हो जाएगी, जो भूमिका होती है, जो व्यवहार होता है, वो समाज द्वारा कैसे धीरे धीरे गढ़ा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जेंडर और लिंग के अंदर अंतर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग जो होता है ये जन्म से जुड़ा होता है, जैसे कि स्त्री या पुरुष होना। जबकि जेंडर जो होता है, जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे कि लड़की या लड़का पैदा होना किससे रिलेटेड है, लिंग से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर लड़की को शांत रहना चाहिए या लड़के रोते नहीं हैं जैसी बातें किससे संबंधित है, जेंडर से संबंधित सामाजिक धारणाएं हैं। तो ये धारणाएं कैसे होती है, ये हमें समाज सिखाता है, जन्म से नहीं आती। तो जेंडर किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, कि समाज हमें सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हमें समाज के अंदर कार्य करना चाहिए, लड़के और लड़कियों को अलग अलग। ये होता है जेंडर। अब इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो समाज के विभिन्न प्रकार के जो पहलू है वो किसी प्रकार से जेंडर को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाएगी, परिवार। क्योंकि परिवार ही जो होता है वो व्यक्ति का मूलभूत आधार होता है, उसी से हम सब चीज़ें शुरू में सीखते हैं। तो जेंडर का ताना बाना सबसे पहले परिवार में ही बुना जाता है। बचपन से ही बच्चों को अलग अलग व्यवहार सिखाए जाते हैं, जैसे कि लड़कियों को गुड्डिया, रसोई के खिलौने दिए जाते हैं और उनसे घर के कामों की उम्मीद की जाती है। ये हमें कहाँ से सिखाया जाता है, परिवार से ही। वहीं लड़कों को क्या दिया जाता है, लड़कों को गाड़ी, बंदूक जैसे खिलौने दिए जाते हैं, उन्हें बाहर खेलने या मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये सबसे पहले परिवार की भूमिका हो जाएगी। इससे बच्चों के मन में ये बैठ जाता है कि कौन सा काम किस जेंडर के लिए उचित है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा और विद्यालय। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, बच्चा परिवार के बाहर डायरेक्ट कैसे में आता है, स्कूल में आता है। तो स्कूल की भूमिका हो जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हम देखते हैं। तो विद्यालय भी जेंडर भूमिका में बड़ी भूमिका निभाते हैं,
कई बार पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर या नेता के रूप में और महिलाओं को गृहिणी या नर्स के रूप में दिखाया जाता है। अक्सर हम अपने छोटे बच्चों की क्लासरूम में क्लासों की जो बुक होती है उनके अंदर ये हम देखते हैं कि पुरुषों को क्या बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है और गृहिणी के रूप में, घर के कामकाज करने वाली महिला के रूप में महिलाओं को दिखाया जाता है। इससे बच्चों में ये धारणा होती है कि कुछ पैसे केवल पुरुषों के लिए और कुछ महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा खेल-कूद में भी लड़कों को अधिक अवसर और लड़कियों को सीमित विकल्प दिए जाते हैं। ये हम अब आसानी से हमारे समाज के अंदर देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मीडिया और समाज का यहाँ पर इसमें जेंडर के अंदर क्या रोल रहता है। तो आगे हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर क्या-क्या हो जाएगा। मीडिया के अंदर सिर्फ़ टेलीविज़न या फिर फ़िल्में नहीं होगी, जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर टीवी हो जाएगी, फ़िल्में हो जाएगी, विज्ञापन हो जाएगा, सोशल मीडिया हो जाएगा। ये सब जेंडर भूमिकाओं को मजबूत करता है। तो हम ये देखते हैं कि मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि फ़िल्मों में अक्सर पुरुषों को कैसा दिखाया जाता है, शक्तिशाली दिखाया जाता है, साहसी दिखाया जाता है और निर्णय लेने वाला दिखाया जाता है। अक्सर उनको मार-धाड़ वाले किरदार इनके अंदर भी दिखाया जाता है। जबकि महिलाओं को कैसा दिखाया जाता है, महिलाओं को सुंदर दिखाया जाएगा, भावुक दिखाया जाएगा, सहनशील दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि विज्ञापनों में महिलाएँ केवल ज़्यादातर कैसे कार्य करती है, घरेलू उत्पादों को प्रचार करती दिखाई देती है, जिससे संदेश जाता है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ केवल महिलाओं की हैं। तो यहाँ पर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है जेंडर के अंदर। जेंडर का समाज के अंदर किस प्रकार से प्रभाव रहेगा उसके अंदर। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक परंपराएँ और नियम किस प्रकार से जेंडर को निर्धारित करती है, उसे प्रभावित करती है। तो समाज की जो परंपराएँ हैं, इसकी जो रीति-रिवाज हैं और नियम भी जेंडर के ताने-बाने को कैसे करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये जो समाज के जो भी परंपराएँ, रीति-रिवाज, नियम हैं, ये जेंडर को भी मजबूत बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए जल्दी शादी करने, लड़कों के लिए कम उम्र में नौकरी की अपेक्षा या कपड़ों और व्यवहार में को लेकर अलग-अलग नियम। जैसे कि हम हमारे आस-पास देखते हैं कि जैसे ही लड़की 18 साल की हो गई या फिर आजकल तो हम देखते हैं कि जनरली कॉलेज या फिर अंडर ग्रेजुएट के बाद ही उस लड़की को शादी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है और लड़कों से क्या अपेक्षा की जाती है? लड़कों से की जाती है कि अब उसे जल्दी से जल्दी नौकरी कर लगनी है और उसे अपने परिवार को सँभालना है। तो जो व्यक्ति इन नियमों से अलग चलता है, उसे कैसे देखते हैं? समाज अक्सर उसी की आलोचना करता है या उसके भेदभाव का सामना करता है। तो सामाजिक परंपराएँ और नियम जो होते हैं, ये जेंडर की जो भी होता है, ताना-बाना होता है, उसको बहुत ही मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ऊपर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं, जिससे कि ये निर्धारित होते हैं कि जेंडर का ताना-बाना समाज के अंदर ही बुना जाता है। अब हम इसके निष्कर्ष के अंदर क्या देखते हैं? निष्कर्ष में हम जनरली क्या लिखते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि समाज का क्या-क्या भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जेंडर कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाया गया ढाँचा है। इसके अंदर परिवार आ जाएगा, इसके अंदर शिक्षा हो जाएगी, इसके अंदर मीडिया आ जाएगा, इसके अंदर सामाजिक परंपराएँ आ जाएगी। ये मिलकर जेंडर का ताना-बाना बुनती है। यदि हमें समानता आधारित समाज बनाना है, तो इन सामाजिक धारणाओं को बदलना होगा। लड़कियों और लड़कों दोनों को समान अवसर, क्या यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है, लड़कियों और लड़कों को दोनों समान अवसर, स्वतंत्रता और सम्मान देना ही एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आगे आगे हम देखते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विविध कारण और स्वरूप कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यस्थल पर किस प्रकार से यौन उत्पीड़न होता है या फिर यौन उत्पीड़न होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, एक गंभीर सामाजिक समस्या है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता को प्रभावित करती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है कि कार्यस्थल पर हम देखते हैं कि अधिकतर महिलाओं के साथ जो होता है यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी कुछ कुछ केसेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। यह समस्या केवल क्या है, व्यक्तिगत व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारण भी जुड़े होते हैं। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 इस समस्या को पहचानता है और इससे निपटने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये जो नियम है, ये इसको आपको ज़रूर अंडरलाइन करना होगा, आपको इसको याद करना चाहिए कि इसके अंदर भारत के अंदर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, उसके निवारण के लिए उसको किस प्रकार से रोकना चाहिए, उसके लिए यह एक इम्पोर्टेंट
अधिनियम बनाया गया है जो कि एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे हम देखते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के जो मुख्य कारण क्या है वो क्या है। हम देखते हैं कि इसके अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक सोच। तो समाज के अंदर क्या होता है, समाज में पुरुष वर्चस्व की सोच आज भी गहराई से मौजूद है। कहीं लोग क्या होते हैं, महिलाओं को कैसे समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं या अधीन मानते हैं। उनके प्रति अनुचित व्यवहार को सही ठहराया जाता है। तो पितृसत्तात्मक सोच के अंदर क्या है कि जो पुरुष जो हैं वहाँ पर अधिकता के अंदर मौजूद भी रहेंगे, या फिर तो वह किस प्रकार से महिलाओं को कहते हैं कि वह कमज़ोर समझते हैं और उनको अधीन मानते हैं। उनको सोचते हैं कि यह किस प्रकार से यहाँ पर कार्य क्यों कर रही है, इसे तो घर में रहना चाहिए। इस प्रकार की पितृसत्तात्मक सोच होती है जिसके कारण उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। अगला हम देखते हैं कि शक्ति और पद का दुरुपयोग। शक्ति और पद का दुरुपयोग जैसे कि ऑफिस के अंदर जो कि सीनियर बॉस होगा, जो भी सीनियर एम्प्लॉय होगा, वह जो अपने जूनियर होंगे या फिर कनिष्ठ अधिकारी होंगे उनको प्रताड़ित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी या प्रबंधक अपने पद की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं, नौकरी, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के बदले अनुचित मांगों की मांग की जाती है। अगला अगला कारण देखते हैं, तीसरा कारण हम इसके अंदर तीसरा कारण देखते हैं कि कानूनी जानकारी की कमी। अधिकतर हम देखते हैं कि कई कर्मचारियों को अपने अधिकारों और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। इससे अज्ञानता का फ़ायदा उत्पीड़क उठाते हैं। तो इसके अंदर जो कार्यस्थल है वहाँ पर प्रॉपर कानूनी जानकारी की कमी होती है। आगे हम देखते हैं कि चुप्पी और डर का माहौल। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हम लगाएंगे, चुप्पी और डर का माहौल। तो बदनामी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बदनामी, नौकरी छूटने या प्रतिशोध के डर से पीड़ित व्यक्ति शिकायत नहीं करता है। इससे उत्पीड़क को बढ़ावा मिलता है। तो वहाँ पर कि यार कि इसकी वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए या फिर मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। जो बॉस होता है, जो सीनियर अधिकारी है होते हैं, वह शिकायत कर सकते हैं, उससे नौकरी जाने का डर रहता है, जिससे भी वह व्यक्ति चुप रहता है। अगला हम देखते हैं कि संगठनात्मक लापरवाही। अक्सर जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं कि कंपनियां जो होती हैं उसके अंदर देखते हैं अगर इस प्रकार का यौन उत्पीड़न का कोई मामला आता है तो वह कोशिश करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सके। जैसे कई संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का अभाव होता है या निष्क्रियता भी यौन उत्पीड़न के मामलों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। आगे हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न के जो स्वरूप हैं वो किस किस प्रकार से देखा जा सकता है। मतलब कार्यस्थल पर अभी तो मैंने ऊपर देखा था कि इसके क्या क्या कारण होंगे। आगे हम देखते हैं कि इसके किस प्रकार से अलग अलग तरह से ये देखा जाता है, क्या क्या स्वरूप हो जाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा मौखिक यौन उत्पीड़न, शारीरिक यौन उत्पीड़न, दृश्य या विजुअल यौन उत्पीड़न, डिजिटल या ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, क्विड प्रो क्यो यानी लेन देन आधारित उत्पीड़न, और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण। तो इसके अंदर देखते हैं मौखिक यौन उत्पीड़न। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अश्लील टिप्पणियाँ की जाती है, भद्दे मजाक किए जाते हैं, यौन संकेत वाले शब्द या आवाज़ें करना होती है। ये सबसे सामान्य स्वरूप है। अक्सर ये सबसे अधिक देखे जाने वाला मौखिक यौन उत्पीड़न ही सबसे अधिक देखा जाता है, जहाँ पर अश्लील टिप्पणियाँ कहते हैं, उनके साथ अधिकारी होते हैं वो भद्दे भद्दे मजाक करते हैं। अब इसमें दूसरा हम देखते हैं कि शारीरिक यौन उत्पीड़न। इसमें देखते हैं बिना सहमति के छूना होता है, गले लगाना होता है, रास्ता रोकना होता है, या किसी प्रकार का अनुचित शारीरिक संपर्क होता है। दृश्य या विजुअल उत्पीड़न, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अश्लील इशारे करना होता है, आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो दिखाना, या स्क्रीन पर ऐसे कंटेंट का प्रदर्शन करना। आगे हम देखते हैं कि डिजिटल या ऑनलाइन उत्पीड़न। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया या ऑफिस चैट के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना। आज के डिजिटल युग में यह तेज़ी से बढ़ता स्वरूप है। अगला हम देखते हैं कि क्विड प्रो यानी लेन देन आधारित उत्पीड़न। इसमें नौकरी से जुड़े लाभ जैसे प्रमोशन, स्थानांतरण या नौकरी बचाने के बदले यौन संबंध की मांग करना। जैसे कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो अपने जूनियर को किसी प्रकार के प्रमोशन के अंदर प्रमोशन करने के लिए, या फिर उसको अगर किसी जगह ट्रांसफ़र चाहिए होता है अच्छी जगह, उसके लिए क्या होता है कि तुम्हें अगर ये चाहिए तो मुझे ये दो। तो मतलब इस प्रकार से क्या होता है, ये लेन देन आधारित उत्पीड़न होता है। यहाँ पर यौन संबंध बनाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं क्या, शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण। ऐसा माहौल बनाना जहाँ लगातार डर, अपमान या असहजता हो, जिससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है। यहाँ पर ये माहौल जो होता है, लगातार जो पूरा वातावरण जो रहता है वह कार्यस्थल का या फिर किसी कंपनी का, वो लगातार कैसा रहता है, वहाँ पर डर रहता है, अपमान बना रहता है, असहजता महसूस होती है व्यक्ति को, जिससे पीड़ित व्यक्ति क्या होता है यहाँ पर मानसिक तनाव के अंदर भी आ जाता है।
आगे इसका निष्कर्ष हम देखते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है कि पूरे संगठन और समाज की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? पूरे संगठन की और समाज की जिम्मेदारी है। इसके कारणों को समझकर और इसके विभिन्न स्वरूपों की पहचान कर कर ही हम इसे रोक सकते हैं। जैसे जागरूकता, संवेदनशीलता, सख्त कानूनों का पालन और निष्पक्ष शिकायत प्रक्रिया से ही एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल का निर्माण संभव है। तो यहाँ पर हमने ये क्या देखा, कार्यस्थल पर किस प्रकार से यौन उत्पीड़न होता है और उसके किस किस प्रकार के क्या क्या कारण हैं, उसके क्या क्या स्वरूप है, उसको किस प्रकार से उसका क्या कानूनी प्रावधान है उससे रिलेटेड। आगे हम देखते हैं, विवाह की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विवाह की परिभाषा दीजिए और भारत में विवाह के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो विवाह से रिलेटेड सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि विवाह होता क्या है आखिर। तो विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संस्था है। ये कानूनी है, सामाजिक है और धार्मिक संस्था है, जिससे के माध्यम से एक पुरुष और एक स्त्री या आधुनिक संदर्भ में दो व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। वर्तमान में समय में हम देखते हैं कि अधिकतर जगह पर क्या देखा जाता है, एक पुरुष या एक स्त्री के बीच जो होता है वैवाहिक संबंध होता है, उसे ही हम जनरली विवाह की परिभाषा के रूप में देखते हैं, जो कि समाज द्वारा भी मान्यता प्राप्त होता है, धार्मिक रूप से भी होता है, कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अलग अलग समाजों में, अलग अलग धर्मों में, जातियों के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि विवाह जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। तो समाजशास्त्र के अनुसार हम देखते हैं कि विवाह वह सामाजिक व्यवस्था है जो पति पत्नी के संबंधों को क्या देती है, मान्यता देती है। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विवाह क्या है, वह सामाजिक संस्था है जो पति पत्नी के संबंधों को मान्यता देती है और परिवार की नींव रखती है। हिंदू परंपरा में विवाह को क्या माना जाता है, ये एक संस्कार माना जाता है। हिंदू व्यवस्था के अंदर विवाह क्या माना जाता है, संस्कार माना जाता है, जो केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो हिंदू समाज में क्या माना जाता है, पवित्र रिश्ता माना जाता है। विवाह के माध्यम से वंश की निरंतरता, यह विवाह के कुछ इम्पोर्टेंट पहलू है, जैसे कि वंश की निरंतरता, बच्चों का पालन पोषण इसके अंदर आ जाता है, सामाजिक स्थिरता हो जाती है और नैतिक मूल्यों का संरक्षण। इस प्रकार विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा है कि विवाह आखिर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि विवाह के विभिन्न स्वरूप क्या क्या है। भारत में विवाह के विभिन्न प्रकार के स्वरूप क्या क्या है। तो इसके अंदर देखते हैं कि भारत को हमें जैसे पता है कि ये भारत एक विभिन्न विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म है, जाति है और संस्कृतियों के कारण विवाह के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स होती है, जिससे कि यहाँ पर विवाह के जो स्वरूप है वो अलग अलग देखे जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पत्नी विवाह, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और वर्तमान में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त विवाह है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पुरुष, इसको क्या बोलते हैं, मोनोगेमी, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच क्या होता है, वैवाहिक संबंध होता है। ठीक है, ये जनरली सबसे जगह देखा जाता है। आज भारत में सबसे अधिक प्रचलित भी यही है और कानूनी रूप से माननीय स्वरूप है। अब ये किसके अंतर्गत आता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक समय में एक ही पत्नी या पति हो सकता है। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विवाह से रिलेटेड कुछ नियम बताए गए हैं कि विवाह को किस प्रकार से मान्यता दी गई है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू तो आते हैं, इसी के साथ ही इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर बौद्ध भी आ जाते हैं, इसके अंदर जैन भी आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिख भी आ जाते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनको मान्यता दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी होते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पॉलीगेमी, इसको पॉलीगेमी बोलते हैं। ये क्या होता है, मोनोगेमी। तो इसके अंदर पॉलीगेमी भी दो प्रकार से होता है। इसके अंदर होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में मतलब एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां। बहुपति विवाह मतलब एक स्त्री के एक से अधिक पति। तो प्राचीन भारत में कुछ राजाओं और जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती थी। आज ये बहुत सीमित है और अधिकांश समुदायों में कानूनी रूप से प्रतिबंध है। ठीक है, बहुपत्नी विवाह को यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम है जो है, इसके अंदर ही इनको बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह इनको भी
प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में ये बहुत ही कम देखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि धार्मिक विवाह। धार्मिक विवाह के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं हमारे देश के अंदर, वह किस प्रकार से विवाह की वहाँ पर अलग अलग परंपराएं होती है। तो हिंदू विवाह के अंतर्गत ये कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हमारे देश के अंदर जो धर्म है उनसे रिलेटेड है। जैसे हिंदू विवाह के अंदर क्या होता है, धार्मिक विधियों से होता है और संस्कारों के साथ ही संपन्न होता है। धार्मिक विधियाँ जैसे मंगलसूत्र होता है, 7 फेरे होते हैं, इसके आधार पर और विभिन्न प्रकार के संस्कारों के आधार पर यह हिंदू विवाह संपन्न होता है। और मुस्लिम विवाह निकाह के अंदर क्या होता है, ये संविदात्मक या कॉन्ट्रेक्चुअल विवाह है। ईसाई के अंदर चर्च में पादरी की उपस्थिति में होता है। और सिख विवाह आनंद कारज गुरुद्वारे में धार्मिक रीति से संपन्न होता है। तो ये कुछ धार्मिक विवाह के स्वरूप है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम विवाह। तो ये वर्तमान स्वरूप में अधिकतर देखा जाने वाला विवाह यही है, प्रेम विवाह। इस प्रकार के विवाह में युवक और युवती अपनी इच्छा से जीवन साथी का चयन करते हैं। आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण प्रेम विवाह का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वर्तमान ये विदेशों के अंदर देखते हैं कि यह अधिकतर यही देखा जाता है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में भारत के अंदर भी यह प्रचलित हो रहा है। व्यवस्थित विवाह, ये भारत में सबसे सामान्य स्वरूप है जहाँ परिवार और रिश्तेदार विवाह तय करते हैं। व्यवस्थित विवाह मतलब ये क्या हो जाएगा, अरेंज करते हैं हम इसे, तो ये अरेंज मैरिज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अरेंज मैरिज। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को महत्व दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह। इन विवाहों में पति पत्नी अलग अलग जाति या धर्म से होते हैं। सामाजिक बदलाव और कानूनों के कारण ऐसे विवाह धीरे धीरे क्या किए जा रहे हैं, स्वीकार किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी विरोध देखा जा सकता है। इन अंतरकास्ट, अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह समझ गए आप। इससे ये क्या है, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन विवाह, अलग अलग अपनी कास्ट से बाहर जाकर, अपने धर्म से बाहर जाकर विवाह करना। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष ये हो जाएगा कि विवाह भारतीय समाज की क्या है, आधारशिला है। समय के साथ विवाह के स्वरूपों में बदलाव आया है, लेकिन इसके साथ आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। परंपरा और आधुनिकता के मेल में विवाह संस्था निरंतर क्या हो रही है, विकसित हो रही है। आगे हम देखते हैं कि महिलाएं और मीडिया। इस पर हमें क्या निकला है, निबंध लिखना है। महिलाएं और मीडिया विषय पर निबंध लिखिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की मीडिया के अंदर क्या भागीदारी है, या मीडिया महिलाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है, दोनों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें इस डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर मानते हैं, यानी स्तंभ मानते हैं। यह न केवल हमें सूचनाएं देता है, बल्कि हमारे विचारों को, हमारी सोच को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। मीडिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर समाचार पत्र भी आ जाएंगे, इसके अंदर टेलीविज़न भी आ जाएगा, इसमें रेडियो, सिनेमा, सोशल मीडिया, ये सभी माध्यम हैं। इसके अंदर महिलाओं की भूमिका और उनकी छवि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं और मीडिया विषय इस बात पर ध्यान दिलाता है कि मीडिया में महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है और मीडिया में महिलाओं की भागीदारी कैसी है। ठीक है, ये विषय ही हमें क्या बताता है, सबसे पहले कि मीडिया में महिलाओं को कैसे दिखाया जा रहा है और मीडिया में महिलाओं की भागीदारी क्या क्या है और किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया में महिलाओं को अक्सर 2 तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 तरीके से कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वन, एक और तो क्या होता है, उन्हें आदर्श माँ बनाया जाता है, पत्नी बताया जाता है, या त्याग करने वाली महिला के रूप में दिखाया जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होता है कि उन्हें केवल सुंदरता, फैशन और मनोरंजन तक ही सीमित कर दिया जाता है। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जो मीडिया के अंदर महिलाओं को लेकर बताए जाते हैं। और विज्ञापनों में महिलाओं को अधिकतर क्या बताया जाता है, विज्ञापनों में अधिकतर घरेलू काम करते हुए या सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया जाता है। इससे ये धारणा बनती है कि महिलाओं की मुख्य भूमिका घर और सुंदरता तक ही सीमित है, जबकि वास्तविक जीवन में महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। जैसे मीडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ जो भी हमारे देश के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अंदर जो कि बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं, वो एंकर के रूप में कार्य कर रही है। तो उनकी जो वास्तविक छवि है वो वर्तमान में बहुत अधिक मजबूत हो रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके अंदर जो विज्ञापन होते हैं, उनमें महिलाओं को अधिकतर घरेलू काम करते हुए या सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करते हुए इन्हीं में दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्मों और टेलीविज़नों में महिलाओं को किस प्रकार से देखा जाता है। हमारी फिल्मों के अंदर हम देखते हैं, टेलीविज़न में महिलाओं को किस प्रकार दिखाया जाता है। तो फिल्मों और टेलीविज़न धारकों में भी महिलाओं की छवि कई बार कमज़ोर, भावनात्मक और दूसरों पर निर्भर दिखाई जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं।
अब कई फिल्मों और वेब सीरीज में महिलाओं को आत्मनिर्भर, साहसी और निर्णय लेने वाली भूमिका में दिखाया जा रहा है। ये प्रस्तुतियाँ समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने में मदद करती है। तो पारंपरिक रूप से हम देखें तो फ़िल्मों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर महिलाओं को क्या होता है, कमज़ोर बताया जाता था और उन्हें जो कि वो मेन पुरुष हीरो होता है, उन्हीं पे इंडिपेंडेंट बताया जाता है। लेकिन वर्तमान में जब से वेब सीरीज़ इनका चलन ज़्यादा बढ़ा है, तब से ये बदलाव आया है कि महिलाओं से रिलेटेड भी और महिलाओं को सेंटर पार्ट रखते हुए भी उनके ऊपर किरदार गढ़े जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि मीडिया केवल क्या होता है कि महिलाओं की छवि का बनाने का काम ही नहीं करता, बल्कि महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का मंच भी देता है। समाचार चैनलों, लेखों और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों, अपनी समस्याओं और अपने अनुभवों को साझा करती है। सोशल मीडिया ने महिलाओं को एक नया अवसर दिया है, जहां वह बिना किसी बड़े मंच के भी अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकती है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि मीडिया में काम करने वाली महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वर्त अभी तक अपन ने ऊपर क्या देखा था कि मीडिया के अंदर महिलाओं को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर महिलाओं की जो भूमिका है वह किस प्रकार से इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। आज महिलाएं पत्रकार, एंकर, संपादक, फोटोग्राफर ये और कंटेंट क्रिएटर के रूप में सक्रिय है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी पहले भी बताया था कि बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर जो मेन एंकर के रूप में है, रिपोर्टर के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में भी महिलाएं कार्य कर रही है। वे न केवल खबरें प्रस्तुत कर रही है, बल्कि समाज के संवेदनशील मुद्दों पर भी सवाल उठा रही है। फिर भी मीडिया संस्थानों ने महिलाओं को समान अवसर, वेतन और सुरक्षा की समस्या आज भी बनी हुई है। आगे हम देखते हैं कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सही और संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। महिलाओं को केवल वस्तु या मनोरंजन का साधन न मानकर उनकी वास्तविक उपलब्धियों और संघर्षों को दिखाया जाना चाहिए। सकारात्मक और यथार्थपूर्ण प्रस्तुति से समाज में क्या होता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है। आगे हम देखते हैं कि लास्ट में हम, आप चाहो तो ये निबंध के रूप में बताया गया है, आप चाहो तो इसको कुछ कुछ पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। आगे हम ये देखते हैं अंत में, यानी ये हम निष्कर्ष के रूप में हम ये देख सकते हैं कि महिलाएं और मीडिया एक दूसरे को गहराई से जुड़े हुए हैं। महिलाएं और मीडिया क्या होती है, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। मीडिया और महिलाओं की सोच, पहचान और स्थिति को प्रभावित करती है। मीडिया क्या होती है, महिलाओं की सोच को, पहचान को, स्थितियों को उनको प्रभावित करती है। वहीं महिलाएं भी मीडिया की दिशा और संवेदनशीलता प्रदान करती है। यदि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझे और महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दे, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से संभव है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर मीडिया से रिलेटेड और महिलाएं और मीडिया किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित रहती है, उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट निबंध लिखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9580023321। इन पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और गैस पेपर परचेज करने के लिए भी आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।